मैं ऋतु सक्सेना, मॉडरेटर उत्सव ग्रुप। मीटिंग शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें। और जब भी रूपचंद सर से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तब आप माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकते हैं ताकि नॉइस ना आए। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि ये मीटिंग 40 मिनट्स में। राजेश जी प्लीज अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। सभी करता हूँ लेकिन ये है मतलब ये मीटिंग 40 मिनट्स में एंड हो जाएगी और अगर कुछ अनडिस्कस रह जाता है तो हम दोबारा से उसी लिंक से फिर से ज्वाइन करेंगे। वैसे तो रूपचंद सर को सबको ही जानते हैं, बट एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती हूँ। श्री रूपचंद जी is a renowned senior artist of India who has made significant contributions to the field of art. With an experience of 30 years, he is a President Awardee and Gold Medalist, as well as the founder and managing director of Roopchand Institute of Fine Arts and Art Gallery. He holds a post-graduation degree in Fine Arts with a specialization in painting and has also completed a 3-year diploma in Fine Arts, 1-year diploma in Commercial Art, and an Art Appreciation course from National Gallery of Modern Art, New Delhi. Mr. Roopchand has received 33 prestigious awards, including the International Kala Sindhu Samman in Hungary in 2017, the President Award from Srimati Pratibha Patil ji at the President House, New Delhi in 2007, and the Atal Seva Samman in 2019, to name a few. He has also participated in 32 solo and 95 plus group art exhibitions across the USA, Hungary, Dubai, Germany, and various other countries. His works are not only in the collection of National Gallery of Modern Art, but also in private collections all over the world. Shri Roopchand's dedication to his art has led him to participate in numerous art fairs, camps, national and international exhibitions, and workshops in India and abroad. Please welcome Shri Roopchand sir. नमस्ते सर। थैंक यू सो मच जी और एंड उत्सव, बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए। और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आपके ऑर्गेनाइजेशन का और आप सभी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं, खासकर हमारे चिन्मय सर जो स्पेशल अपना टाइम निकाल के, इतना कीमती समय निकाल कर आप आए हैं, और बाकी सभी कामिनी जुड़ी हुई हैं और भी काफ़ी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं। और थोड़ा सा समय में डिले हुआ तो कुछ पे अभी मैसेज आ रहा है कि सर स्टार्ट हो रही है, तो धीरे धीरे और भी जुड़ रहे हैं। तो मैं बस चाहता हूँ कि जो आपने छोटा सा परिचय है कि जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, कि मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। क्या बात तो है। बस आप सभी के जो है साथ से, ब्लेसिंग से, बड़ों के आशीर्वाद से ये एक सफर है जो निरंतर जो है चल रहा है। करीब करीब 30 से 32 साल मुझे आर्ट फील्ड में हो गए हैं और ये जर्नी निरंतर जारी है। तो थोड़ा सा जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो शुरुआत है बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हुई, और सारी जो पढ़ाई है मेरे जो है गवर्नमेंट स्कूल से हुई, और थोड़ा बहुत शौक हुआ करता था चित्रकला में, और इतना भी नहीं हुआ करता था कि कुछ रंग या उस तरह की चीजें खरीदी जाएं। लेकिन जब भी रेसेस होती थी या फ्री टाइम होता था तो स्कूल में जब चौक हुआ करता था, ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, तो उसी चौक से ही खाली समय पर कुछ कुछ ड्राइंग में किया करता था बोर्ड पर। और मेरे जो पुराने मित्र हैं कुछ, वो इस बात को भी भली भांति जानते हैं। खैर, 12th होने के बाद मैंने जो है फाइन आर्ट्स का जो है एक ये कोर्स ज्वाइन किया। लेकिन असली चीज ये होती थी, जैसे ये सक्सेस स्टोरी है कि ये भी बताना चाहता हूँ कि किस तरह से जो है सफलता जो है इम्पोर्टेंट होती है, कैसे कैसे छोटे छोटे काम करके हम सफल हो सकते हैं। जी सर। तो उस हाँ जी, तो इसमें एक मुझे स्वामी, हाँ नमस्कार जी, स्वामी।
मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट बहुत अच्छा लगता है हमेशा, और वो आप सब लिए भी, हमारे उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने कोई एक विचार लो और उसे भी जीवन के बारे में सोचो, उसके सपने देखो, मस्तिष्क में, मांसपेशियों में, नसों में। सर आप म्यूट, सर आपका ये म्यूट हो गया है। Stay to the right, then stay to the left. Stay to the right to exit in direction of E311, Sheikh Mohammed bin हाँ, अभी Zayed ठीक है, Road. अभी ठीक है सर। And left 2 lanes to stay to the left, नमस्कार, नमस्कार, आप भी नजर आ रहे हैं E311. और भी मित्र नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। और मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, अगर शायद म्यूट हो गया था बीच में, तो मैं स्वामी विवेकानंद जी का कोट में यहाँ पर बता सफल की कुंजी जो मैंने बता दी कि उन्होंने कहा कि कोई एक विचार लो और उसे ही जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, सपने देखो, उसे मस्तिष्क में, मांसपेशियों में, नसों में और शरीर के हर हिस्से में डूब जाने दो, दूसरे सभी विचारों को अलग रख दो। यही सफल होने का तरीका है। तो इतने बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, तो उनकी जो बातों को सीखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए, तो हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास रहा। और जैसे मैंने बताया, कुछ पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं होती थी कि रंग और इस तरह के सामान को खरीदा जाए, तो मैं क्या करता था कि अ, कुछ ना कुछ ऐसे आर्ट के कॉम्पिटिशन्स में जरूर पार्टिसिपेट करता था। और वो पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं रहता था कि मैं उनमें जो है जीतूं या फिर उसमें प्राइज लेकर आऊं। मैं बस ये देखता था प्राइज कौन से कंपटीशन में है और जिसमें प्राइज मनी है, और वो मुझे जीतना है। तो ये मेरा रहता था हमेशा। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, और जो पहला लेवल का कंपटीशन था, जब मैंने फाइन आर्ट्स का मैंने किया कोर्स, और वहाँ पर जो है मुझे एक कार्टून कॉन्टेस्ट था जिसमें फर्स्ट प्राइज 20,000 का था, और उसमें मुझे ऑल ओवर इंडिया से कैश प्राइज मिला जो कि 94 में था। और वो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। और उसके बाद जो है मैंने तरह तरह के रंगों को लिया, अपने आर्ट मटेरियल को लिया, और अपना जो है आर्ट जर्नी को और भी अच्छी उड़ान देने की कोशिश की। तो बस ये जर्नी चलती रही, और मैंने मास्टर भी किया फाइन आर्ट्स में, और साथ साथ मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा फाइन आर्ट्स में। और उसके बाद जो है मुझे एक स्कूल अशोक विहार में ही है, महाराजा अग्रसेन स्कूल, उसमें मुझे ऑफर मिला आर्ट टीचर के लिए, और वो मैंने जो है ज्वाइन किया तो 96 में। और पहला और आखिरी स्कूल वही रहा, और उसमें जो है मैंने करीब 25,000 से ज्यादा बच्चों को वहाँ पे कला की शिक्षा दी। और ये निरंतर जारी रहा। करीब 17 वर्ष होने के बाद 2013 में दिसंबर में मैंने छोड़ा, और अप्रैल 2014 में हमने अपने इंस्टीट्यूट की स्थापना की, रूपचंद इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट, जो कि अशोक विहार में है। और यहाँ पर हम अपना सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा लेवल तक के कोर्सेज करते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, जो जी कि सर। पूरे ऑल ओवर इंडिया में और बाहर भी, विदेश में भी अपना देश का भी, हमारा भी वो नाम रोशन कर रहे हैं। और मेरी जो पहली स्टूडेंट हैं श्रीमती रेनू जी, और उन्होंने जो है हमारी पहली ब्रांच कैलिफोर्निया यूएसए में स्टार्ट की है, और वहाँ पर अरे वो वाह, सक्सेसफुल चला। क्या तो बात। ये जर्नी लेके काफी देश विदेश की यात्राएं रही, और अपना एग्जीबिशन से रही, और उत्सव के साथ और भी बड़े संस्थाओं के साथ हमने पार्टिसिपेट किया। तो ये एक छोटा सा जो है मेरा प्रोफाइल है। और आप में से अगर किसी का कोई सवाल है तो हम कर सकते हैं, जैसे कि सब है कि आपने कुछ वो बताई। सर जी जैसा कि सभी जानते हैं कि हम कहीं पे भी किसी साधु की पेंटिंग देखते हैं तो सबसे पहले आपका ही ख्याल आता है। तो साधुओं के जी विषय में की तरफ आपका ध्यान किस तरह से मतलब गया, किसने, क्या ऐसी वजह थी जिसने आपको प्रेरित किया कि हम इस सब्जेक्ट पे काम करें? जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जैसे आपने इस साधु थीम के पीछे देखा, ये पीछे मेरी पेंटिंग भी लगी हुई है। तो उसमें सबसे पहले जब मैं कॉलेज में था, मैंने किया शारदोल स्कूल ऑफ आर्ट से, वहाँ से 3 साल का डिप्लोमा किया। और वहाँ पर ये जो कॉलेज है जो आर्ट में
के जानकार हैं वो ये जानते होंगे, कनॉट प्लेस हमारे में है, तो जनपथ पर। तो हमारा एक स्टडी होता है कि लाइफ ड्राइंग करने का। तो हम क्या करते थे कि बिल्कुल पास में ही हनुमान मंदिर है, तो वहां पर मैं जाता था, और हम और भी साथ की जो फ्रेंड्स थे वो जाते थे, और हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भाई अगर आप हमारे पास साथ चलेंगे, और वहां पर फिर हम ऑन द स्पॉट आपको स्केच कर ड्राइंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे आपकी, तो वो बड़े खुश होके आते थे। तो वो सामने जी हम बैठते थे, और हम आपस में कुछ जो है पैसे इकट्ठे करके और उन्हें अपना देते, तो वो भी उसमें उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो उनको बिल्कुल लाइव स्टडी करना, और उनके फेस एक्सप्रेशंस, उनका जो है चेहरे की बनावट है, बाल हैं उनके, और अलग अलग जो है उनके स्किन की टोन है, कपड़े हैं, पहनावा, तो ये मुझे बहुत शुरू से ही आकर्षित किया उन्होंने। तो बस ये करते करते जो है फिर मेरी पेंटिंग्स में अनायास जब भी मैं कुछ भी मीडियम में काम करता था, तो साधु जी हमेशा ही आते थे, और फिर इन्हें खूब और स्टडी किया, मंदिरों में जाकर, दूसरे तीर्थ स्थलों पे जाकर उनके बारे में भी समझना और स्टडी करना। तो अब ये बस एक तरीका है मेरा, टेक्निक है, तो ये एक मेन चीज है। जी सर। जी। सर आपकी पेंटिंग्स तो में मैं हम ऐसे देखते हैं मैं आपकी पेंटिंग्स में। जी सर। अनीता जी भी, हाँ, जी जो जी बहुत बड़ी जो है डांसर है, काफी स्पेशलिस्ट हैं, हम काफी फ्रेंड्स जुड़े हैं, कामिनी जी मैं देख पा रहा हूँ, बहुत सारे मैं अभी देख पा रहे हैं, सबका स्वागत है। जी जी। सर, हाँ जी। आपकी जो हम साधुओं की पेंटिंग देखते हैं, सर चिन्मय सर कुछ पूछना चाहते हैं। ये तो आपने लगभग पूछ ही दिया था आधा सवाल मेरा जो मैं पूछना चाह रहा था। जी मैं कई वर्षों से रूपचंद जी को फॉलो कर रहा हूँ। नहीं, हम लोग अक्सर आपके सारे एग्जीबिशंस पे हम लोग मिलते हैं, और मुझे जितना याद है कि 6-7 वर्ष तो हो गए हम। मैं हर जी सर। साल आपके दो तीन चार एग्जीबिशंस पे आपके काम को देखता हूँ। तो ये जो साधु वाला जो प्रश्न था जो रितु ने किया, ये मेरे मन में भी था कि आप बेसिकली जो आपका इंटरेस्ट शुरू से रहा है वो पोर्ट्रेट पे रहा है। आप जी उसकी ट्रेनिंग भी काफी अच्छा देते हैं पोर्ट्रेट पीए में। तो एक तरह से ये एक स्पिरिचुअल ट्रांजिशन भी है कि आप एक नॉर्मल जो पोर्ट्रेट जो फॉर्म होता है, पोर्ट्रेट मेकिंग होता है, वहां से आप एक स्पिरिचुअल डायमेंशन की तरफ आप मूव किए हैं। और जी जी अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग काम है। मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ, मुझे यहाँ बताने की बोलने की जरूरत नहीं है। और जी जी रिसेंटली मैं जो जो काम आपका देखा, वो जो इसमें आपने कुछ बनारस टाइप से, जिसको नॉर्मली बनारस कहते हैं, लेकिन वो बनारस नहीं, और कहीं भी भारत में ऐसे कई हर जगह ये घाट और नदी और वो चीजें मिलती हैं। तो रिसेंटली जी मैंने सर। देखा, लेकिन उसमें मैंने मैंने जो खास बात उसमें नोटिस किया है कि उसमें जो मोनूमेंट आर्किटेक्चर जो नॉर्मली बाकी आर्टिस्ट उसको दिखाते हैं ब्यूटी लाने के लिए, आपकी जो बनारस में मुझे नाव, नदी, एक घुमराव जैसे होता है ना, धुआं वाला एक चीज मुझे दिखाई पड़ता है। और वो जो जी जो नाव और वो चीज होता है, वो किसी तरह से ये मुझे आपकी जो साधुओं की पेंटिंग से जोड़ के दिखता है कि एक जीवन की यात्रा है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और उस जर्नी को आप फील करते हैं तभी शायद आप उसको वो नाव में फ्लैग रह करके एक धुआं धुआं से एनवायरनमेंट में वो जा रहा है, एक अनडिफाइंड वर्ल्ड में घुस रहा है, जर्नी एंटर कर रहा है। ये शायद आपका थॉट प्रोसेस रहता होगा। मतलब ये मेरा मेरा विचार है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी 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 चिन्मय सर, थैंक यू सो मच आपके सवाल के लिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से साधु को जब इस कॉलेज टाइम से ये है, मैंने अभी बताया कि उनके एक्सप्रेशंस एंड फेस को और इस तरह से स्टडी करते करते फिर धीरे धीरे उनकी जो है रिलेटेड जो स्टोरीज हैं उन्हें समझना, बातें करना, और उनके कांटेक्ट में आकर उनके बारे में जानना, उनकी स्टडीज जो है सुनना, तो वाकई ये बिल्कुल सही कहा आपने। अब धीरे धीरे उसी तरफ से जब हम सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंतरात्मा में भी वो चीजें आने लगती हैं। और ये बिल्कुल सही बात है। और जिस तरह से वो बिल्कुल, एक तो ये होता है कि हमने किसी चीज को देखा, बनाया, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे अंदर से जो बातें आ रही हैं, और तो उस निकालने की कोशिश की जाए। और टेक्निक की अगर बात करें, तो मैं वाटर कलर ने काफी सीरीज पे काम किया, और उसके बाद मैंने उसके ऊपर उस इफेक्ट को कैसे लाया जाए,
तो मैंने कोशिश की उस कैनवस के ऊपर उस इफेक्ट को लाने की भी, कि वो दूसरों से भिन्न कैसे मेरी कलाकृति लग सकती है। और जो सब कुछ दिख रहा है वो तो सामने ही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मैं प्रदर्शित करूँ अपनी कलाकृतियों में जो कि मेरे मन के भाव हों, और जो मुझे अच्छा लगे। अगर मुझे अच्छा लगेगा, मेरे दिल को अच्छा लगेगा, तो फिर सामने वाले को अगर अच्छा लग रहा है तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू। जी सर। सर एक चीज पूछना चाहूंगी कि जो आप जैसे आपकी पेंटिंग्स देखते हैं हम, साधुओं के ऊपर ही ज्यादा मैंने देखी है पेंटिंग्स, वो रियलिस्टिक होते हैं, उसमें जो साधुओं का चित्रण होता है वो रियलिस्टिक होता है, लेकिन फिर भी आप उनका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो आर्टिस्टिक होता है। तो ये रियलिज्म और जो उसकी कलात्मक व्याख्या है, इनका बैलेंस किस तरह से मेंटेन कर पाते हैं या कैसे किया जाता है? देखिए, ये तो सारा स्टडी का पार्ट है ना। तो सबसे पहले तो हमारे स्किल पर ही, जो खासकर कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये बात है। तो कई बार स्टूडेंट्स हमारे ये सोचते हैं कि जो सामने चीज दिख रही है, स्किल का पार्ट है, वही इम्पोर्टेंट है। स्किल तो कॉलेज टाइम तक या कुछ समय तक ही है, लेकिन जब धीरे धीरे हमारी यात्रा बढ़ती जाती है तो हम कुछ नए नए तरीके जो है निकाल लेते हैं अपनी टेक्निक्स के जरिए। तो लर्निंग भी बहुत जरूरी है। साथ साथ हमें, जैसे सर ने बताया था, चिन्मय सर ने, कि जो पोर्ट्रेचर एंड वो उस किस तरह से स्टडी का पार्ट है। तो स्किल के साथ साथ जब हम इमेजिनेशन की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, हमारी जर्नी का पार्ट है। तो उसे स्टडी करते करते और अपना तरीका खुद निकाल, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो पोर्ट्रेट में कार्य करते हैं, वो कोशिश करते हैं हूबहू उस चीज को निकाल देना। नए को जो है फॉलो करना मेरा शुरू से रहता है, कुछ डिफरेंट किया जाए, कुछ औरों से अलग किया जाए। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये कि जब करते रहते हैं तो अचानक की सिंपलिसिटी में ज्यादा, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा बात कैसे हो सकती है, वो मेरा थोड़ा सा रुझान रहता है। नीरज जी जुड़े हुए हैं, उनके पीछे भी एक वो कलाकृति नजर आ रही ये है। आपकी और पेंटिंग नजर आ रही है सर की। वो देख सकते हैं जी। जी सर। अच्छा। सर मैं एक सबसे पहले प्रणाम सभी को, और जितने भी जुड़े हुए हैं उन सबको भी। और मैं ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी, जैसे कि चिन्मय सर ने बोला, आपके काम को फॉलो करता हूँ, आपका सोशल मीडिया भी मैं फॉलो करता हूँ। उसमें मैंने एक टैगलाइन, इससे कैसे हम इसको और डिफाइन करेंगे आप? आवाज चली गई थी थोड़ी सी आपकी, एक बार सर अगर जब दोबारा। आपने टैगलाइन बोली ना, उस समय आवाज चली गई थी। अच्छा, आपकी एक टैगलाइन है, जैसे कि मैं आपको फॉलो करता हूँ सोशल मीडिया पर, कला भी भला भी, इसे थोड़ा और डिफाइन करें आप। जी जी जी, हाँ बिल्कुल। कला भी भला भी मेरी टैगलाइन है। वो इसलिए क्योंकि हम, मैंने जो भी अपना कला सीखी है, तो हमारी कोई भी कला या कोई भी हमारे में ऐसा कोई टैलेंट है, मेरा ये मानना है, तो वहां तक तो सीमित है। तो कला मेरी पर्सनल लेवल पे है, लेकिन उसको, कला को मैं माध्यम बनाऊं, मतलब मैनकाइंड के लिए, सोशली। तो मैं उसके लिए, हमने इंस्टीट्यूट का जैसे निर्माण किया, और जहाँ पे भी भला हो सकता है किसी भी तरीके से, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैं अभी पहले रोटरी क्लब का ही मेंबर रहा, लेकिन अभी अब दोबारा मैंने रोटरी क्लब जोड़ा, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। और भी बहुत सारे कुछ ऐसा रहता है कि जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि जीरो से शुरुआत करके इस लेवल तक पहुंचा हूं, तो बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने यहाँ पे देखे हैं। तो जब हम, हमारे पास कोई भी एक चीज होती है और हम उसे किसी भलाई में लगा देते हैं, तो उससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं हो पाती है। तो कोशिश यही रहती है कि जहां पर भी, अगर मैं किसी एग्जीबिशन में भी जाता हूँ, आर्ट गैलरी में जाता हूँ, और कहाँ पे कहीं पे मुझे ऐसे लगते हैं कुछ ऐसे आर्ट वर्क्स हैं, तो कोशिश करता हूँ, जब ऊपर वाले ने मुझे अब इस लेवल पे बना रहा है, बनाने की कोशिश में अभी और हैं, तो मैं उनको, कुछ ऐसे कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहित करने के हिसाब से कुछ उनकी कलाकृतियां अपने ही भी संग्रह में लेने की कोशिश करें। या फिर कोई भी ऐसा जहाँ पर किसी को कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जिन्हें वो चीज प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो उनको भी कोशिश रहती है कि उनको हम निशुल्क भी, और या कम से कम चार्जेस में उन्हें सिखाने की कोशिश करें। और इसी कड़ी में आपने देखा भी होगा कुछ सोशल पे जो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, तो उन्हें भी मैं अपना कुछ कुछ 2-2 3-3 मिनट में अपने विचारों को डालने की कोशिश करता हूँ,
क्योंकि ये इस तरह से भी रहता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं दूर दराज के हैं उन्हें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और किसी के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे होते हैं कि जो खासकर हमारे दूर दराज गांव के स्टूडेंट्स हैं कि उन्हें एक अच्छी सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती। तो ये एक भलाई के हिसाब से मेरा ये है, और मैंने अपने गुरुओं से बड़ों से अपने पेरेंट्स से यही सीखा है कि जब आप देते हैं, देने की भावना रहती है, तो आपको कई गुना जो है आपको वापस लौट के मिलता है, और ये बात सच है। तो मेरा यही लालच है कि मैं जितना दे सकूं, ऊपर वाला जो है मुझे इतनी शक्ति दे हर तरह से, तन मन धन से, और मैं जो है कई गुना आने वाले टाइम में भी देने का मुझे ये विचार बनाए रखे जी। थैंक यू सर। बहुत ही खूबसूरत सर, धन्यवाद। थैंक यू जी। कि अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो माइक्रोफोन ऑन करके पूछ सकता है सर से। एक चीज मैं जरूर सर आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी पेंटिंग्स में, जो मैं फिर से साधु वाली पेंटिंग्स पे आ रही हूँ क्योंकि ज्यादातर मैंने वही देखी है आपकी, कि जो आपके साधु वाली पेंटिंग में जो ऑरेंज कलर है, येलो कलर है, ये तो हम समझते हैं कि ये स्पिरिचुअलिज्म को दिखाता है, लेकिन जो आप ग्रे कलर यूज करते हो तो उसका क्या महत्व है, क्या मतलब उसका सिग्निफिकेंस है, किस लिए उसको आप, क्योंकि वो इतना कॉमन कलर नहीं है ग्रे कलर। तो इस पे आप कुछ प्रकाश डालें प्लीज। जी, मेन तो क्या है कि देखो, जो प्रकृति ने रंग दे दिए है ना, तो जी बिना जो अंधेरे के है ना उजाला नजर नहीं आ सकता, है ना। बिना जब दिया जलता है ना, तो वो एक उसे सूरज की रोशनी में रख दिया जाए और अंधेरे में रख दिया जाए, तो हमें पता है कि उसमें कैसे नजर आएगा। और ये तो हर हर कलाकार, मेरा ये पर्सनल मानना है, जो मैंने शिक्षा ली है, मेरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ज्यादा ली है, जो किताबों पर लिखा हुआ है वो तो खैर अपनी जगह है ही, उन्हें भी जो है परिणाम है। लेकिन मेरा ये मानना है हर रंग जो है सब पॉजिटिव है, सारे रंग पॉजिटिव है। ठीक जी है जी, उसमें वो फील के ऊपर है कि किस तरह से, अगर उनका भी अपना एक अस्तित्व है। अगर अंधेरा है तो अगर चांद भी नजर आ रहे हैं, तारे नजर आ रहे हैं, तो अगर वो अंधेरा ही ना हो तो वो भी ना नजर आए। जी ठीक है जी, हर चीज के अलग जो है बात है। तो रही बात मेरी पेंटिंग के जरिए, वो मेरा एक तरीका है कि मुझे अच्छा लगता है कि भाई किसी एक चीज को अगर फोकस किया जाए, मैं खासकर जो साधु का जो टीका है उसको मैं प्रोमिनेंट करने की कोशिश करता हूँ, वो मेरा एक तरीके के तौर पर, क्योंकि जो एक मैं वैसे के वैसे स्किन कलर भी बना सकता हूँ, पोर्ट्रेट को उसी तरह से बना सकता हूँ जैसे सर ने बताया अभी, है ना। तो लेकिन उसी को अपने तरीके से मुझे अच्छा लगे, और अपने टेक्निक के जरिए, बस उसमें ऐसा नहीं है कि उसे अलग तरीके से कुछ दिखाना है। अगर उसे आत्मिक तरफ या जितना भी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से जितना मर्जी उसे कहानी बनाना चाहे तो उसकी बना सकते हैं, जी उसमें कोई वैसा बात नहीं है। लेकिन बस ये है कि मुझे अच्छा लगता है ऐसे करना, जो आर्ट कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। हाँ, तो बस ये मेन इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्या है कि अगर दूसरों से आपको अलग हटके दिखना है ना, कोई भी जैसे ब्लैक कलर के अंदर या ग्रे टोन के अंदर आप छोटा से भी कोई भी अलग कलर की टोन दे देते हैं तो वो अलग से दिखती है। तो जी इस तरह से हमारी एक फोकस पॉइंट होता है। तो जो, तो उसको हम ध्यान में रखते हुए ये करता हूँ। जब हम टेक्निकली स्टडी करते हैं पढ़ाई की, तो ये चीज हम सीखते हैं। तो ये बस मेरे एक्सपीरियंस का पार्ट है, ऐसा कुछ अलग से कोई वो नहीं है जी जी। जी थैंक यू सर। सर आप जो हमारे जो हमारे फ्रेंड्स में कोई बीएनआई मेंबर्स हैं, राहुल जी जुड़े हुए हैं, और स्टूडेंट्स काफी जुड़े हुए हैं, अनीता जी, नीलम, सपना जी, और काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने कहीं कीमती समय निकाला। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत नमस्कार। सारे नमस्कार। हिमांशी आर्य मेरी स्टूडेंट हैं, वो सिक्किम से जुड़ी हुई हैं, तो उनका भी स्वागत है जी। बताइए। जी सर, जो प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट हैं या जो नए जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, या कुछ आप बता सकते हैं कि जैसे जब आप कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो वो क्रिएटिव प्रोसेस क्या होती है, जो कैसे आप मतलब स्टार्ट करते हो काम को, कि किस सोच के साथ काम स्टार्ट किया जाता है, किस तरह से जो रचनात्मक प्रक्रिया होती है ना, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। हम्म, देखिए, असल चीज तो यह है कि जब हम चल रहे होते हैं ना, तो दो तरह के पर्सन होते हैं, है ना। कि एक तो पर्सन ये है कि मान लो किसी को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, तो उसमें एक को हेलीकॉप्टर पे बिठाया
और उसके बाद जो है उसने जो है 5-10 मिनट के ऊपर जो है जमीन से लेकर और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया। तो बिल्कुल जीरो से अपनी अपनी जर्नी को देखा। उसने बहुत सारी तकलीफें झेली हैं, पैदल चला, उस तरह से काफी एक्सपीरियंस लिया और कई दिनों में जाके उसने वो जो है मुकाम हासिल किया। तो जब दोनों से पूछा जाएगा कि जी अपना अपना एक्सपीरियंस बताइए, तो आप समझ सकते हैं जो हेलीकॉप्टर बैठा था वो कहेगा जी मैं तो जी ऐसे गया था और ये सारी बड़े चीज आराम करके मैं से 5 करती है जी। जिसने वो अनुभव लिया है बिल्कुल जीरो से शुरुआत करके वहां तक कई दिन लगाए तो वो पूरी एकदम बायोग्राफी बना देगा। तो यही कुछ प्रोसेस कला का है। तो जो जिसने शॉर्टकट अपनाया ना जी, तो वो अपनी बात कह ही नहीं पाएगा। तो ये तो असली चीज है कि उसमें आपको आना पड़ेगा। उस स्विमिंग पूल में आपको जो है अंदर तैरना पड़ेगा, उसमें किताबों से पढ़ के स्विमिंग नहीं आएगी, है ना। तो उसमें जब वो देखेगा कि यार कैसे कैसे अनुभव है, उन्हें शब्दों में भी बयां नहीं की जा सकती, कुछ ऐसी चीजें हैं। हाँ, बस ऐसा किया जा सकता। तो आप लगातार जो उसका एक प्रोसेस है कि किस तरह से उसकी जो बेसिक्स जो ग्रामर है एक्चुअली आर्ट की, वो सीखना इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको गाड़ी अगर चलानी है तो उसका अगर बेसिक्स आपको पता है तो तब आप अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं। फिर हाँ, जब आप उतरते हैं सड़क पर तो तब पता चलता है कैसे कैसे चैलेंजेस हैं। कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है तो भी उसे भी देखना है, दूसरी गाड़ी को भी देखना है, सही सलामत अपने आप को भी पहुंचाना है, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना। कुछ हमें जो है अपना ट्रैफिक रूल्स का भी यहाँ पे ध्यान रखना है किसी। तो ये सारे चीज अगर अब हम आर्ट के हिसाब से भी देखें तो हमारी एजुकेशन उसमें किस लेवल के है हमारे, और फिर उसके बाद फिर हमारा एक्सपीरियंस कि सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं उस सब्जेक्ट की हमें कितनी नॉलेज है, तो उसके बारे में सब कुछ अवेलेबल है। कोशिश करें अगर हमारे आसपास वो है तो उसको उसके बारे में जानने की कोशिश करें। जैसे साधु के हिसाब से मेरे जानना पहचानना, उनको यूट्यूब पर भी देखना, उनसे कोशिश करना, बातें करने की कोशिश, लाइव स्टडी करना, है ना। कोई भी आप एक सब्जेक्ट चूज चूज कर रहे हैं उसके बारे में गहन जानकारी लेना। अच्छा। तो पहले टेक्निकल मीडियम के हिसाब से, फिर जिस सब्जेक्ट पे काम करने वाले उसकी गहन नॉलेज, और फिर उस क्रिएटिविटी के हिसाब से फिर अपने तरीके से मैं दूसरों से अलग कैसे कर सकता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो इन सब का मिक्सअप से करके फिर जो रिजल्ट निकलता है वो इम्पोर्टेंट है। और दूसरा ये होता है कि एक तो ये पूरा स्टडी के हिसाब से, हाँ, और दूसरा ये है कि भाई आपको फिर कई बार हम सोचते रह जाते हैं। तो जब अगर कोई थॉट नहीं आ रहा है ना तो आप दूसरे तरीके से पेंटिंग कर सकते हैं। आप जो मन में आ रहे हैं ना तो आप बस शुरू कर दें। कई बार ऐसे होता है कि आपको जो है फैमिली के साथ ये करते हैं कि यार आज जो है कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन डिसाइड ही नहीं हो पाता कहाँ जाएं, कौन सी मार्केट में जाएं, कौन सी जगह जाएं। कह रहे जी चलो चलते हैं बस, फिर बाद में डिसाइड करते हैं। जब आप निकालते हैं ना गाड़ी में, फिर डिसाइड करना अच्छा इस मार्केट में जाना है, वहां जाना जी है जी। ना। तो मतलब ये नहीं है कि बस हम घर पे ही बैठे हुए हैं और बस सोचते सोचते बस समय निकल गया। तो आपको जो अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई थॉट नहीं आ रहा है, तो आप बाहर निकलें। आप कहीं पर भी आप स्टिल लाइफ कर लें, आप एक पेड़ बना लें, एक फ्लावर बना लें, आप कुछ और बना लें, और फिर आप उसमें सोचें कि यार ये गुलाब का फूल लाल रंग का है तो इसमें मैं कुछ कैसे क्रिएटिव कर सकता हूँ, है ना। इसकी जो एक पत्ता इतना छोटा है यार, इसका बड़ा भी तो हो सकता है, ये छोटा भी तो हो सकता है। ठीक है, सिर्फ ये सारे जो इसके पेटल्स हैं रेड कलर के हैं, अगर मैं इसे रेनबो कलर का कर दूं तो कैसे होगा, है ना। तो ये फिर धीरे धीरे वो रहता है। तो फिर आप क्रिएटिविटी करते हैं और फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो उसमें विचारों के हिसाब से आप उसमें विचार भी अपने डाल सकते हैं। और विचार तब आएंगे जब आपका किताबों के द्वारा, अपने गुरुओं के द्वारा आपका जो लाइव एक्सपीरियंस है, तो जो जिसने पैदल यात्रा करी है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, वो बेहतर तरीके से बता पाएगा और वो बेहतर तरीके से उसको चित्रित कर पाएगा। जी। जी सर, ये बताना चाहूंगी कि मीटिंग ये 10 मिनट में एंड हो जाएगी। अगर कुछ रह जाता है तो हम फिर से दोबारा से उसी लिंक के थ्रू हम फिर से ज्वाइन करेंगे। सर एक चीज जरूर पूछना चाहूंगी कि जो आर्ट मटेरियल की जो क्वालिटी होती है उसका क्या कितना रोल होता है, वो कितना रोल प्ले करती है किसी भी पेंटिंग में? क्योंकि कभी कभी होता है आर्टिस्ट के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो मतलब एक्सपेंसिव आर्ट मटेरियल खरीद पाए, तो बिल्कुल। कितना रोल होता है उसका? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। आर्ट मटेरियल का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है ना, कि किस तरह से उसकी क्वालिटी। क्योंकि कुछ आपने, अगर हम कलाकार लोग अगर कुछ ऐसा
कला आर्ट मटेरियल यूज करें और कुछ वर्षों बाद जो है वो फेड हो जाए या खराब हो जाए, तो फिर आने वाले टाइम में, क्योंकि हम अगर कोई भी कलाकृति बना रहे हैं तो ये जरूर सोच के चलें कि आने वाले 100-200 वर्ष बाद हमारी कलाकृति अगर किसी कहीं पर लगी होगी तो फिर उसके क्या मायने रहे होंगे, है ना। जो पुराने पुराने कलाकार हैं, चाहे अभी जो चाहे हमारी मोनालिसा है या और दूसरे कलाकृति हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसे कलर्स का इस्तेमाल किया है जो अभी तक जो है उसका अ, अभी तक जीवंत है वो चीज, मतलब अभी तक वो नजर आती है। तो ये सारा मैटर करता है कि हमारा आर्ट मटेरियल किस तरह का है। लेकिन मैंने कभी भी, मैं सच बताऊं तो मैंने कभी आर्ट मटेरियल को, जो सही कलाकार है, जो सच्चा कलाकार है, अच्छा कलाकार है ना, वो कभी देखता नहीं, हम कभी देखता नहीं कौन से क्या है। तो आपके काम करने के तरीके में कलर्स आप कुछ भी दे दो, हाँ भाई, अगर मुझे आप वो छोटे छोटे कलर जो 5-7 रुपए वाले भी दे देंगे, हम उसमें भी कलाकृति उस लेवल की बना देंगे, है ना। तो इसलिए वो हमारे अनुभव के आधार पर है, हाँ, कि आप किस तरह से जो है मटेरियल यूज कर रहे हैं। और एक आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से। बस हमें ये जरूर ध्यान रखना है बाद में आने वाले टाइम आप प्रोफेशनली यूज कर रहे हो उस चीज को सीखने के हिसाब से, तो लेकिन प्रोफेशनल जब यूज कर रहे हैं, कम से कम वो मटेरियल उस लेवल का हो कि 100-200 साल तक या कई वर्षों तक वो खराब ना हो। तो खासकर जब आप अफोर्ड कर सकते हो। हाँ, लेकिन जब आपने ऐसे कहा कि कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं या नहीं है, तो मैं ये कहता हूँ नहीं है कि आपको कोई महंगे महंगे रंग खरीदने हैं या कुछ इस तरह के मटेरियल लेने हैं, बड़े बड़े महंगे ब्रशेस लेने हैं इस तरह से, है ना। तो आपके पास जो भी सामान है, जैसे मेरे पास जब एक परिस्थिति ऐसे थी कि जब फिर से जो है पैसे बिल्कुल खत्म हो गए थे, तो क्या किया जाए। तो मैं क्या हुआ, मैं चारकोल पर आ गया। सिंपल मैंने एक पेंसिल उठाई या सिंपल एक 10 रुपए का पेन लिया और एक करीब 20 रुपए की ड्राइंग शीट ली, और उसमें मैंने करीब 15 दिन तक ड्राइंग कर दी। उसमें ड्राइंग करता रहा बहुत, उसमें इतनी डिटेल में क्या, मैंने ऐसी कलाकृति बनाई जिसमें करीब 1000 के करीब एलिमेंट उसमें बना दे अपनी इमेजिनेशन। तो मैंने उसमें द थिंकर्स वर्ड करके वो बनाया, और बाद में उसको जो है फ्रेम कराया करीब 400-500 रुपए का, और मैंने एक कंपटीशन भेज दिया कैमलिन में, वहां मुझे जो है 15,000 का कैश अवार्ड आ गया, चंडीगढ़ अरे में मिला। वाह। ठीक है, तो वही उसी तरह से फिर मैं वो कैनवस पे या अलग मैं उस पे ले आया मैं, तो वो मुझे फिर आईफेक्स में अवार्ड मिला। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी भावनाओं को जो है व्यक्त करना है, तो उसमें जरूर नहीं कोई महंगी महंगी चीजों को व्यक्त किया जाए, है ना, कि भाई बहुत या सब माइक होगा तो अब उसमें बोल के जो है बात की जा सकती है। तो आपके पास हुनर है, उस हुनर को आप सिंपल एक बॉल पेन से कर सकते हो, आपके पास एक पेंसिल है वो कर सकते हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कोई भी एक पेपर, जैसे मैंने बताया कि मैं ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग कर रहा होता, आप शौक को पहले पूरा कर, वो इम्पोर्टेंट है, करना इम्पोर्टेंट है। बस ये ना सोचें कि भाई कैसे किया जाए। तो करने वालों के लिए तो ना करने वालों के लिए काफी बहाने मिल जाते हैं, करने वाला कहीं से भी कुछ भी कर जाता है जी। एग्जैक्टली। सर एक चीज ये कि जैसे आर्ट वर्क बिकता नहीं है, आर्ट वर्क बिकता नहीं है, लोग कहते हैं कि आर्ट को आप करो तो सिर्फ एंजॉय करने के लिए करो, आर्ट को ये मत करके करो कि हाँ वो सेल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आर्टिस्ट की नीड तो होती ही है ना कि कुछ पैसे कहाँ से आएंगे। मैं भी यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आप पूछ लो। नमस्कार नमस्कार सर। बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद रितु जी का, जो जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। हाँ, आर्ट में कैरियर बनाना बहुत मुश्किल होता है सर, और आप आज इतने सक्सेसफुल हैं कि सब लोग आपको जानते हैं। सिर्फ आर्ट के बेसिस पे इतना सक्सेसफुल होना, इतना आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो एक टाइम पे आर्ट तो हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन एक बार फील होता है कि इतना कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, और पूरे घर में भर गया है, लेकिन अब लगता है कि कितना, अब कितना, और ये कहाँ निकालें, कैसे निकालें ये नीड। और बाय द एंड आप चाहते हैं कि कुछ पैसे भी और आए ताकि हम इसको और आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। तो वो डायरेक्शन कैसे मिल सकती है कि कहाँ हम ले जाएं इसको, क्या मार्केट होना चाहिए, और एग्जिबिट भी करें अपनी पेंटिंग्स तो कहाँ करें। ऐसे तो हर जगह करने से कोई फायदा नहीं होता, मैंने किया, बहुत किया, लेकिन लगता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा, मतलब हम अपने सर्कल में पेंटिंग को घुमा रहे हैं, ऐसा लगता है।
हाँ, और जब तक हमें कुछ मॉनेटरी गेन नहीं होता है, तब तक घर से भी उतना सपोर्ट नहीं मिलता उस हिसाब से। हाँ, डिसअपॉइंटिंग हो जाता है एक टाइम के बाद ना। Disappointing। आपको अपनी पेंटिंग से सेटिस्फेक्शन है, आप कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन फिर लगता है कि हाँ, घर में भी लोग बोलने लगते हैं कि इतना सारा हो गया, आप क्या करोगे? तो ये चीज जी, इसको कैसे हम लोग जस्टिफाई करें? ये आप मन एक तो बार नहीं अपना भरता, अभी भी कितनी भी देर पेंटिंग करो तो करते रह जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उसको निकालने का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कैसे निकलेगी ये बहुत चीज? अच्छा, एक बार अपना नाम और आप इस शहर बता दीजिए कहाँ से बात कर रहे हैं, तो मैं मैं यहाँ पे। कामिनी प्रकाश बोल रही कामिनी हूँ, न्यू प्रकाश दिल्ली मैम। वसंत कुंज से सर। हाँ जी मैम, नमस्कार जी। आपका वो ना वीडियो ऑन नहीं है ना, तो मैं आपको ऐड भी नहीं कर पा रही हूँ इसमें। अच्छा, जी। एक मिनट। तो धन्यवाद कामिनी जी, आपने ज्वाइन किया और आपके सवाल के लिए। और बहुत अच्छा सवाल है कि किस तरह से भाई हम कलाकृतियां तो बना ली, लेकिन क्या है कि अब उसे किस तरह से आगे सेल करें या किस तरह से उसमें इनकम करें, है ना। तो देखो, कलाकार जो सही में जो होता है ना, एक तो यही होता है असली कलाकार या सच्चा कलाकार की अगर बात करें ना, वो उसे कुछ मतलब नहीं है दीन दुनिया से। वो अपना कलाकृतियां बनाता है और अपना एंजॉय करता है। ऐसे ऐसे कलाकार हैं हमने देखे हैं, खासकर मेरे गुरु भी रहे हैं, जो मतलब इतना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, जो वाकई में फेमस कलाकार हैं, जो दिख रहे हैं। तो उस लेवल का काम है उनसे बढ़िया करने वाला, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उन्हें जानते हैं। और ये आप में से भी बहुत सारे परिचित होंगे, नीरज शर्मा जी भी हैं, और भी बहुत सारे जो लोग हैं जुड़े हुए हैं। तो सच्चाई तो यही है, सच्चा कलाकार वही है, वो दीन दुनिया की चिंता नहीं करता है। हाँ, लेकिन जब एक्सपेक्टेशन आ गई अब यहाँ पर हमारी, है ना, तो जब हमारी एक्सपेक्टेशन हम अपने आर्ट के प्रति कि भाई आप, कई बार हमसे भी पूछते हैं कि सर कैसी कलाकृति बनी या फिर कैसे सेल, या जैसे अभी क्वेश्चन किया। अब हमारी कोई एक्सपेक्टेशन है ना, एक्सपेक्टेशन क्या है, भाई पैसा आएगा तो हम और पेंटिंग्स बनाएंगे, या भाई घर परिवार चलाना है, गाड़ी चल रही है तो उसमें पेट्रोल भी डालना है, अभी वो कोई किराए पे घर है तो देखो उसका भी किराया देना है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो जब अब एक्सपेक्टेशन आ गई, अब हमारे पास हुनर क्या है, हमारी पेंटिंग्स का जी। है ना। तो सिंपल हम कलाकृतियां बना रहे हैं। जब हम कलाकृतियां बना रहे हैं तो वो कहाँ पे जाए, किस तरह से जाए। तो क्वेश्चंस में ही फिर हमें आंसर छुपा हुआ है कि अगर जब हमारी जो कुछ पेंटिंग्स हैं, तो वो हमें कहीं पर ऐसी जगह पे जाएंगी, किसी कपड़े की दुकान पे जाके बिकेगी, किसी सब्जी मंडी में बिकेगी, या फिर कहाँ पे बिकेगी, ये भी हमें देखना है। तो कहाँ बिकेगी हमें पता है, उसके लिए कुछ आर्ट गैलरीज हैं, है ना। तो क्वेश्चन के अंदर फिर क्वेश्चन भी आने लगता है कई बार कि भाई कुछ आर्ट गैलरीज हैं, कुछ आर्ट कलेक्टर्स हैं, फिर वो कहाँ मिले। तो आजकल क्या सोशल मीडिया पर हम जो है हम उन्हें सर्च करें गूगल पे, कौन कौन सी आर्ट गैलरीज हैं, तुरंत आ जाती हैं। क्या हमने कितने एफर्ट्स करें वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम 10 12 15 गैलरीज काम करते हैं, हालांकि ये भी सच्चाई है कि हर कोई आपको रिप्लाई नहीं करेगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमें अपने कलाकृतियों पर, अपने काम पे अगर हम ध्यान देंगे कि अपना किस लेवल पे हम उसमें स्किल वाइज भी, थॉट वाइज भी। तो ऐसे बहुत सारी आर्ट गैलरीज हैं, देखो जितनी भी आर्ट गैलरीज हैं, तो उन्होंने खोला इसलिए है कि आपकी कलाकारों की कलाकृतियां आए, वो सेल करें तो उन्हें भी मुनाफा हो और आर्टिस्ट को भी हो। तो हमें क्या है कि अपने उस आर्ट वर्क पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे आर्ट गैलरीज हैं जो प्रमोट करना चाहते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं कई बार, फिर हम जैसे स्टूडेंट लेवल पे रहते हैं, या फिर पेंटिंग बना के हमें लगता है यार इसने तो 1 लाख की कीमत रख दी, इसने 50 हजार की रख दी, तो मैं भी रख दूं, है ना। जी। तो आपको पता है कि जब आपने 50 हजार की कीमत रख दी, आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितने आपने अवार्ड्स लिए हैं, कितना आपने थॉटफुल उससे टेक्निकली उस चीज को निभाया है। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो जाती है कि उसकी कीमत क्या रखी जाए। उसने लिखा है जी इस साइज की पेंटिंग उस कलाकार ने इतनी। मेरा यही मानना है कि सबसे पहले जो कुछ जैसे अपने कलाकृतियों पे हमें फोकस रखना है कि सबसे पहले टेक्निकल पार्ट किस तरह से है, और फिर आप जो चीज बना रहे हैं उसके लिए प्रॉपर कुछ आर्ट गैलरीज के पास हमें अप्रोच करने की जरूरत है। हाँ, अगर आप मैक्सिमम आर्ट गैलरीज को अप्रोच करेंगे तो उसमें जरूर 2 4 रिप्लाई करेंगे, नहीं करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने आर्ट वर्क को आप जो है अपना सोशल जो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम है आजकल, या फिर अपना ये फेसबुक है और दूसरे प्लेटफॉर्म है, तो उसमें आप आर्ट को अपना धीरे धीरे अपना रेगुलर बेसिस पे आपको दिखाइए। और उसमें जो है अपना कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कांटेक्ट हो जाते हैं, लोग देखते हैं जरूर, और आपका काम अगर उस लेवल का है तो वो जरूर आपको अप्रोच करते हैं और सेल भी होता है वहां पर। तो रेगुलर आपको काम करना इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ
काम के साथ साथ आपको किस लेवल पर इस तरह की जो आर्ट गैलरीज हैं या दूसरे प्लेटफॉर्म है उनसे भी आपको ध्यान रखना जरूरी हो जाता है, तब जाके ये चीज है। और जैसे मैंने प्राइस की बात की, तो आप स्टार्टिंग में वैसे ही रखिए कि बिल्कुल मिनिमम करके, जितना आपका खासकर बिल्कुल शुरुआत है, जो बिल्कुल शुरुआती आर्टिस्ट हैं, तो आपका जितना आपका मटेरियल के हिसाब से अगर पैसा लगा है, आपका थोड़ा समय लगा है, तो उस हिसाब से आप प्राइसिंग कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसमें कमर्शियल की तरह से भी सोचना पड़ेगा, हालांकि कलाकार वैसा होता नहीं है, ये सभी को मालूम है। तो उसके लिए कोई ऐसा जानकार है तो जो ऑलरेडी काम कर रहा है, तो उससे आप सजेशन ले सकते हैं। तो हमने भी इसी तरह से जर्नी स्टार्ट की, है ना। आप ये देख सकते हैं, आप जियो का भी उदाहरण ले सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई शुरू शुरू में तो प्लान जो है बिल्कुल फ्री में देना शुरू कर दिया था, है ना। फिर उसके कुछ समय बाद ही आपने देखा तो किस लेवल पे एकदम ही फिर प्राइसिंग बढ़ा दी। भाई पहले अपने काम का आपको इंटरेस्ट, आप टेस्ट तो दिखाइए ना सभी को, है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ फ्री में, लेकिन जितना आपका लग रहा है खासकर प्राइसिंग आप उस तरह से आप रखने की कोशिश करिए, मिनिमम करके, है ना। और अब धीरे 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 प्राइसिंग करके बढ़ाने की कोशिश करिए, है ना। तो दिखने में और होने में कई बार फर्क हो जाता है। और एक और मेरी जो पर्सनल जो थ्योरी है, जो हमारे कुछ मेरा ग्रुप है जो बिजनेस ग्रुप BNI, तो उसका है गिवर्स गेन। तो उसमें क्या होता है कि हम एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं, खरीदे कोई हमारा काम, लेकिन क्या आपने किसी भी कलाकार की आपने खुद आपने पेंटिंग खरीदने की कोशिश की? अगर खासकर आप के पास पैसा है या उस लेवल की चीज है ना, चाहे आपने 1,000 रुपए की पेंटिंग है या 500 की है या 1,500 की है ना। तो मैं खुद कलाकार हूँ, हालांकि मैंने कोशिश यही रहती है कि भाई जितना एक मेरा छोटा सा बजट बना रखा है, तो उसमें मैं कुछ कलाकृतियों को लेके अपने संग्रह में रखने की कोशिश करूँ। और यकीन मानिए, जब आप काम ये पहले आप करेंगे ना, तो दूसरा भी अपने आप करेगा, यार ये कलाकृतियां जो इन्होंने ली है, तो यार मैं भी इनकी कलाकृति लूँ, या कम से कम मैं कुछ गैलरी को या किसी को रेफर कर दूं। तो जैसे मैंने शुरू में बताया, जब आप देते हैं ना किसी भी फॉर्म में, तो उससे कई गुना आपको वापस मिलता है। तो मेरा तो ये राज की बात ये है। तो आपको जो जो चाहते हैं कि मेरी कलाकृतियां बिके, तो आप कहीं ना कहीं किसी गैलरी में जा रहे हैं, एक बजट तय करें, चाहे वो 1,000 का हो, चाहे आपका 5,000 का हो। तो आपको जरूरी है उसमें ये ना देखें क्या बना है क्या नहीं, उसमें नहीं जाना। तो आप उसको आर्टिस्ट को खासकर उसे अप्रिशिएट करने की कोशिश करें, तो आप यकीन मानिए आपकी कलाकृतियां भी उसी तरह से कई गुना बिकनी शुरू हो जाएगी। दूसरा एक और चीज बता देता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म है BNI, कुछ हमारे मेंबर्स भी जुड़े हुए हैं। तो उसमें रेफरल ग्रुप है, वो उसमें काफी आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं एक्चुअली इसमें। तो मैं एक गैलरी ओनर की तरह वहां पे जुड़ा हुआ हूँ, और पिछले 2 वर्ष में करीब 35-40 पेंटिंग्स वहां पे मैं सेल भी कर चुका हूँ। और अभी अनीता जी भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ शायद। और तो अनीता जी की भी एक पेंटिंग, एक हमारे जो आर्ट कलेक्टर है BNI ग्रुप के, उन्होंने भी हैबिटेट सेंटर से खरीदी थी उनकी। तो आप उस ग्रुप को भी जरूर एक बार एज ए विजिटर आप जाके अटेंड करिए, देखिए। और वहां पे क्या होता है कि आप अपनी कलाकृति हम दिखाते हैं, या हमारा कोई भी बिजनेस है तो हम उसे वहां पे पेश करते हैं। और फिर वहाँ गिवर्स गेन यही है, वो हमारे काम को आगे सेल करते हैं, हम उनके काम को सेल करने का प्रयास करते हैं। तो आप इस प्लेटफॉर्म में भी अगर वहां से कोई जुड़ना चाहता है, तो दिल्ली सर में तो आप सॉरी, मैं ना डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं सुन नहीं पाई। बीच में मीटिंग एंड हो गई थी ना, तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, नहीं ज्वाइन कर पा रही थी। तो आपने क्या बोला, मिस हो गया। कैन यू प्लीज रिपीट? हाँ, तो इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कामिनी जी कि बस यही वाली चीज है कि हम अगर कोई भी काम या अपना कोई भी पेंटिंग्स हैं या कोई भी चीज सोसाइटी को देना चाहते हैं, या फिर कोई चाहे कि हमारा उस चीज कई गुना बढ़े, तो वो सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वो वापस वही काम जो है सोसाइटी के प्रति करने की कोशिश करें, है ना। अगर सेल हम चाहते हैं हो हमारा काम, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपना एक बजट बना के अप्रिशिएट करें, खरीदना चालू करें। तो ये चीज थी। और बाकी कुछ बातें रही तो शायद ये रिकॉर्डिंग पर भी है, तो आप हाँ, वहां पर भी रिकॉर्डिंग देख पे है सकते हैं। ये आपको ठीक है, बाद ठीक है, में मैं रिकॉर्डिंग में चेक कर लूंगी। जी सर। मैं चेक कर लूंगी सर मेरा एक रिकॉर्डिंग में। क्वेश्चन है, वो BNI ग्रुप से कैसे जुड़े हैं, मतलब उसका क्या लिंक है कुछ, आप थोड़ा गाइड करिए प्लीज। हाँ जी, BNI ग्रुप क्या है कि एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 3.5 लाख से ज्यादा जो है इसमें बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए। तो इसमें क्या है कि अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह हमारी मीटिंग होती है, ये 5 स्टार होटल्स में ही होती है। तो मैं रेडिसन ब्लू पश्चिम विहार में
जो है मैं वहाँ पे जाता हूँ, और करीब 1.5 घंटे की मीटिंग होती है, उसमें वही रेफरल देना, रेफरल लेना। तो अगर किसी को भी उस ग्रुप में एज ए विजिटर अगर कभी आना है तो मेरे को पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं आप, रितु जी से, या मेरा नंबर जिनके पास है वो आप मुझे कांटेक्ट करके, तो मैं एज ए विजिटर आपको वहाँ पे इनवाइट कर सकता हूँ। और वहाँ पर आप देखिए, समझिए, अगर आपको लगेगा तो फिर उस हिसाब से आप वो चीज़ प्रोसीड कर सकते हैं। तो एक अच्छी ओके ऑर्गेनाइजेशन जी कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने देखा मेरे से पहले मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैंने स्कूल टाइम में पढ़ाया था, वो उसके मेंबर बने हुए हैं। और मैंने पूछा कि जी आप बेटा यहाँ पे कैसे, किस तरह से करे, मैं तो जी 2-3 साल से हूँ यहाँ पर, और इस तरह से। मैंने कहा कहाँ से सीखा आर्ट में? कह रहे जी मैंने तो जो आपसे सीखा वही सीखा बस, उसके बाद कोई कोर्स भी नहीं किया। और वहां पे मैंने क्या, हाँ मैं तो करीब 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 25-30 लाख यहाँ से कमा भी चुकी हूँ यहाँ से, अपनी आर्ट से। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो समझ रहे हैं, तो आपको रेफरेंस मिलता है। वो कोई बड़ी बड़ी कंपनीज, देखो हमारी आर्ट को खरीदने वाले कौन है? यही लोग है ना? वहाँ पे हैं बहुत सारे बिल्डर्स हैं, हम्म, होटल मैनेजमेंट वाले हैं, है ना? वो बहुत सारे लोग हैं, तो हम उन्हें अपनी बातों को बताते हैं और वो फिर अप्रिशिएट करते हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो उसमें ओके जरूर आप पर एज ए विजिटर आप कभी भी आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी श्योर सर। सर टाइगर बीएनआई भी ग्रुप का जुड़ना कुछ चाहिए। गुड़गांव में भी है क्या? हाँ जी, हाँ जी, ऑल ओवर इंडिया में है, गुड़गांव में भी है, पूरा ऑल ओवर इंडिया ओके में, ऑल सर। ओवर। तो कोई कहीं से ओके भी है वो ज्वाइन कर धीरज सकता है। सर, जी सर। ओके सर। जी मुली, हाँ जी। हाँ जी सर, मेरा एक प्रश्न है कि नॉर्मली पेंटिंग फिनिश होने के बाद हम सिग्नेचर कर देते हैं, हाँ जी। बट आपके कुछ कलाकृतियां भी देख रहा हूँ, उसमें आपका थंब इम्प्रेशन भी रहता है। उसके हाँ पीछे जी। क्या खास वजह है? हाँ जी। हाँ जी। जी बहुत अच्छा सवाल है, और बीच में थोड़ा सा बस यही है कि वो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन की तरह ही है एक तरह से, कि कल को हम रहें ना रहें वो सब तो है ही सारी चीजें, लेकिन एक ओरिजिनलिटी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो वो थंब इम्प्रेशन से कोई पहचान कर ही लेगा, क्योंकि सब कुछ बदल सकता है, कलाकृतियां बदल सकती हैं, थॉट बदल सकता है, लेकिन थंब का जो इम्प्रेशन है वो हमारी जो रेखाएं हाथ की वो नहीं बदलती है। तो बीच में थोड़ा कोशिश की गई कि उससे थंब इम्प्रेशन देने की। फिर हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, कोई गुरु हैं, तो उनसे भी फिर मेरी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी कुछ चीजें बताई कि भाई ठीक है अब जो हो गया, लेकिन आगे से थोड़ा सा और वैसे ध्यान रखो। तो अब किसी किसी में दी जा रहा है, किसी में नहीं दी जा रहा है। तो बस ये एक रीजन है, तो ऑथेंटिसिटी के हिसाब से कई बार आपके आर्ट वर्क कॉपी भी हो जाते हैं, हालांकि सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन हम देते हैं, लेकिन उसका वैल्यू खासकर और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि भाई ये आर्टिस्ट है और इसका ये थंब इम्प्रेशन है और ये चीज ओरिजिनल है। तो एक से एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, कॉपी भी हो ही जाती हैं चीजें, तो ये हमें सभी को मालूम है। तो ये थोड़ा सा मेन रीजन था। जी। सर मुझे एज यू सेड कि आपका आर्ट इंस्टीट्यूट भी है, तो डू यू टेक ऑनलाइन क्लासेस आल्सो? जी हाँ जी, प्रेरणा जी, हमारा फाइन आर्ट का इंस्टीट्यूट है, और ऑल ओवर वर्ल्ड मेरे कुछ पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस भी चलती हैं। और क्लासेस ओके। क्या है कि कोशिश इसी तरह से जैसे ये डिस्कशन हो रहा है, तो वो सारे हम्म। पर्सनल भी चलती है कि आप किस तरह से किसी भी फील्ड में हैं, तो आप कैसे नेम फेम मनी उस लेवल तक आप कमा सकते हैं। तो ये जो मेरा करीब 30-32 साल का जो एक्सपीरियंस है, तो वो मैं साझा करने की कोशिश करता हूँ, बस अपना टेक्निकल जो आपका जो भी आर्ट करना चाहते हैं उसके साथ साथ, तो हेलो। उसमें कुछ। हाँ जी। तो लाइव चलते हैं मेरे सेशन, साथ के साथ वो काम करते हैं, वो समय समय पे होते रहते हैं। तो ऑनलाइन भी तो है, ऑफलाइन भी है, ओके। तो ये सारी चीजें। ओके सर, मैं जुड़ना चाहूंगी, तो मुझे प्लीज उसका डिटेल्स वगैरह आप प्लीज शेयर करिएगा। हाँ जी, हाँ जी, मीटिंग के बाद जो है आप रितु जी से या मेरे से मैं अपना नंबर या डिटेल शेयर कर दूंगा, तो जो जुड़ना चाहेंगे तो उस हिसाब से जुड़ सकते हैं। मोस्ट वेलकम जी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। सर जी आपने जो वेलकम जी। पहले बताया कि हमें गैलरी से संपर्क करना चाहिए, तो एक छोटा सा हम्म। क्वेश्चन है कि हम कैसे हम ये मतलब कैसे अपना आकलन करें कि हाँ अब हमारा काम गैलरीज को दिखाने के लायक हो गया। क्योंकि फेसबुक पे जो कमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर मोस्टली ऐसी फेक होते हैं, फेसबुक इंस्टा के कमेंट्स वगैरह मैं तो उन पे ज्यादा भरोसा नहीं करती हूँ। ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है
कि किस तरह से हम अपने काम को आके कि हाँ अब हम गैलरीज को दिखाने के लायक हो गए। क्योंकि अगर हमारा काम उस लेवल का नहीं होगा और अगर हम गैलरीज के पास जाएंगे और वो हमको उस हिसाब से मतलब अटेंड नहीं करेंगे तो हम डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। हाँ जी, नहीं बिल्कुल ठीक कहा आपका ने, और बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे पहले तो जो भी हमें काम है ना अपना, उस पे मेन हमें फोकस करना है। ठीक है जी। जो भी गैलरी वाला है ना, देखो वो तो आर्ट गैलरी खोल के इसीलिए बैठे हुए हैं कि वो अपना कलाकारों का काम जो है अपना लें, खरीदें, खुद भी खरीदें, कलेक्शन में लें और आगे सेल करें, क्योंकि उन्हें मुनाफा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई वो क्यों आपका पेंटिंग क्यों खरीदेगा वो, जी। या आपकी पेंटिंग क्यों कलेक्शन में लेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है ना। अगर आप मतलब 95% तो, अब जो मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक का, जो गैलरी वाले, सिंपल सी बात है, उनको चाहिए सेल, है ना। कि भाई उनको भी तो आगे रोजी रोटी चलानी है। उन्हें ये मतलब नहीं है आप कितने क्रिएटिव हैं, क्या चीज है, नहीं है, सब कुछ है। तो उन्हें तो बस ये है कि वो कई बार, हालांकि ऐसे ऐसे भी हैं हमारे फ्रेंड्स है या हमारे साथ भी कई बार हो जाते हैं, वो खुद सलाह देते हैं, अरे यार ये आपका ये लाल टीका है ना, इसमें थोड़ा सा ये चीज और कर दो, अरे यार आपने जैसे कहा ये ग्रे है यार, ग्रे मत करो, इसमें ये चीज कर दो। भाई क्यों कर दें भाई, हम्म। सिंपल सी बात है ना। आप ऐसे नहीं, ये चीज यहाँ पे ये चीज कर दो, इसमें ये चीज है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, आप कलाकार हो, गैलरी वाले आपके हिसाब से चलने चाहिए, हम गैलरी वालों के हिसाब से चलेंगे। ठीक है ना। तो सिंपल, जो आपके मन के जो थॉट्स हैं, जो आपका जो भी विचार है, जो एक्सपीरियंस है, आप उन्हें जो भी कर दिया, बस बशर्ते वो चीज ओरिजिनल होना चाहिए आपका। चाहे आपने एक पैच लगाया और एक लगा दो उसे, चाहे एक डॉट लगा के आप साइन कर दो, तो आपकी अपनी चीज है, कलाकृति है वो आपकी अपनी। ठीक है। तो आपको मेन तो उस पे फोकस करना है। हाँ, अब ये आता है कि अब हमें उस लेवल पे बनाना है। ज्यादातर अब गैलरीज वाले क्या करते हैं, जब आपका कोई नेम होगा, फेम होगा, तो वो कहेंगे यार ये तो बहुत अच्छा है। अभी जो है, मान लो ये कामिनी जी थे या आप थे, अभी आपको पद्मश्री मिल जाए अभी, है ना, तो आपने अगर एक पैच भी लगाया होगा ना, तो वो अभी कहेंगे अरे अरे वाह, बहुत बढ़िया जी। ठीक है ना। अब जो है, जब तक मुख्यमंत्री कोई थे अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री ये रेखा जी हो गई हैं, तो अब हर कोई उनसे के साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। समझ रहे हैं। तो हर एक का टाइम आने आएगा, बशर्ते आप अपना काम पूरे सच्ची मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से करते रहें और ओरिजिनल रहे, है ना। अगर आपको स्किल में उस तरह से प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा जो भी आपके थॉट में, टेक्निक में उस तरह से आपको जिसमें पकड़ है, उस तरह का आप काम करेंगे, तो एक ना एक दिन जरूर आएगा। हर एक का दिन आता है। तो मेरी जो 24-25 साल की जर्नी है, जो मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास, ये एक्सपीरियंस है, जो ये सक्सेस स्टोरी का जो आपने जो थीम रखा है, तो ये मैं लाइव एग्जांपल हूँ आपके सामने, है ना। कि भाई, और इम्पोर्टेंट चीज मेरा ये भी मानना है कि जब कोई चीज, मान लो कोई बुला रहा है और वो काम नहीं कर रहा है, तो वो चीज आप खुद क्रिएट कर दो ना। हम भी जाते थे गैलरी वाले के पास, आप भी जाते होंगे कि सर कह तो रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। गैलरी वाले ने, सच्चाई है ये, है ना। जब तक आपका एक काम, आपका नाम उस लेवल का ना हो जाए, या फिर आपके अलग से कुछ अप्रोच ना हो, या फिर पैसा है, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी आप कर सकते हो, है ना। तो आपको जो है अपना अ, जो थॉट प्रोसेस है, उसे तो डेवलप करना ही करना है। ठीक है। और मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई चीज अगर नहीं हो पा रही है, तो उसे क्रिएट कर दो ना। जैसे मैं था कि भाई ठीक है, गैलरी वाले का नहीं होता था, नहीं जी ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ठीक है जी, बताएंगे जी, ओके जी, वेरी नाइस, बताएंगे जी आपको। वो बताने बताने में टाइम ही निकल जाता है, कोई बात नहीं, आप अपनी आर्ट गैलरी खोल दो ना, सिंपल सी बात है। गैलरी। आप अपनी आर्ट गैलरी खोल दो, हमने खोल दी अपनी आर्ट गैलरी, है ना। आप अपना एक पेज बना दो ना, भाई ये कामिनी कामिनी आर्ट गैलरी, या कुछ भी करके भाई आप खुद ही बना दो, वो खुद फिर कहेंगे यार ये तो हमारी कंपटीशन में आ गए, कुछ कोई बात नहीं। मैं एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ आपका। तो मैं भी जाता था इस समय, मेरा तो सीखने का हमेशा शौक रहा है कि भाई कहीं से भी जाके सीखा जाए, डीपली जाया जाए कि यार पेंटिंग महंगी है तो इतनी महंगी क्यों है, बायर्स कैसे होते हैं, इनके चेहरे कैसे होते हैं, गैलरीज क्या होते हैं, किस तरह से हम जाते थे, बिल्कुल वही एक्सपीरियंस होता था। तो मैंने, यार ये तो बड़ी दिक्कत है, कोई मतलब बोलता ही नहीं है, घास भी नहीं डालता, कुछ है तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने कोई ऑक्शंस वगैरह पहले होते थे, पहले
ओशियंस का होता था तो वो देखा, फिर सेफरन आर्ट हुआ, इस तरह से हुआ। तो वो ज्यादातर इनवाइटेड हैं, या तो गैलरी वाले आएंगे या फिर अपना जो बायर्स है उस तरह से। मैंने कोई बात नहीं, हमने अपनी आर्ट गैलरी खोल दी थी, रूपचंद आर्ट गैलरी, है ना। तो अब वहां से प्रॉपर इनविटेशन आता है, हम वहां पे उन्हें ज्वाइन करते हैं, देखते हैं। और सिर्फ ऐसे ही नहीं कि भाई वहां पे किया और कर लिया। मुझे अभी तक याद है होटल लीला में जो है सेफरन आर्ट ऑक्शन हो रहा था वहां पे, और वहां पर उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करूंगा कि मैं एक टीचर भी हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा भी सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। तो प्रैक्टिकल ज्ञान लेके तो मैं वहां पर गया, और उसके बाद मैंने बकायदा जो सबसे कम कीमत देखी मैंने, कौन सी कलाकृति है जिसमें मैं बिड लगा सकता हूँ। तो के हैबर साहब की एक छोटी सी ड्राइंग थी जो करीब 2 लाख से स्टार्ट हो रही थी। मैंने कहा ठीक है, इस पे हम बिड लगाएंगे। ठीक है, तो मैं वहां पे बैठा बाकायदा सभी बायर्स के साथ, और जैसे ही ऑक्शन शुरू हुआ तो मैंने बिड भी लगाई उसे, करीब 2.5 लाख के आसपास में स्टार्ट हुआ। हालांकि वो 3.5-4 लाख की बिकी, लेकिन अगर वो बिड वो हो जाती तो फिर मैं लेता और मैं लेकर आता, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे ऐसे नहीं मुझे खरीदनी थी या कुछ, बस मुझे एक्सपीरियंस लेना था। तो कोई चीज अगर ऐसी चीज हो पा रही है, हम कहते हैं कि जी कौन है क्या है, अगर कुछ क्रिएट कर दो ना, और कुछ नहीं लगता। अभी आप जाइए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपनी आर्ट गैलरी खोल दीजिए, है ना। और आपको इंस्टीट्यूट खोलना है, गैलरी खोलना है, सिर्फ 5 रुपए लगते हैं बस। उसमें लोग कहते हैं जी कितना पैसा कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। 5 रुपए ऐसे लगते हैं कि आपको जाके बस सिंपल सा एक बढ़िया सा विजिटिंग कार्ड बनाइए, और उसमें लिख दीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, फाउंडर ऑफ दिस गैलरी, है ना, और वो प्रिंट करा ली। 5 रुपए लगेंगे, एक विजिटिंग कार्ड बनेगा और आप बन गए। समझिए कितनी बड़ी बात है। और कल को आप बता दीजिए, हाँ जी बोले जी, यस आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस, आई एम द फाउंडर ऑफ दिस, कितनी वो लग रहा है ना। आर्टिस्ट तो वही हूँ, साथ साथ ये भी हूँ। तो वो फील तो आप लेने की कोशिश करिए ना पहले, ठीक है। और फिर साथ साथ आप कहीं जाएं तो ये सारी चीजें होती ही हैं। जी। सर, जैसे कहते हैं कि अपने काम को दिखाना चाहिए, तो शो करना कितना इम्पोर्टेंट है? और हाँ ये कि कितने शो करने चाहिए, मतलब साल में एक प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट को कितने शो करने चाहिए? जी जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि शो से कहीं ज्यादा अपने काम पे फोकस करना चाहिए, है ना। शो तो हो ही जाना है। जी। कहावत है कि जब नाचा किसने देखा, वो सच्चाई है। आप अपना जब काम करते हैं तो उस शो से ही हमें पता चलता है, हमारी आइडेंटिटी पता चलती है कि भाई किस तरह के। लेकिन शो करने का मतलब है कि कोई फिल्म लॉन्च होने की तरह, है ना। तो आप किस लेवल का काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका काम अगर उस लेवल का है, बढ़िया है उस तरह से, तो चाहे आप साल में एक ही शो करें, 2 करें, तो वो अपने आप ही वो पूरे एकदम चारों तरफ जो है एक अच्छी खुशबू की तरफ फैल जाएगा। तो इसलिए जहां जहां अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं तो करना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे अपना लेवल भी अप करना चाहिए, है ना। थोड़ा ये भी फिर धीरे धीरे देखना भी है कि आप कहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, किस लेवल पे कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो शोज तो आप रेगुलर करिए, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। और अपना कोशिश ये करें कि साल में कम से कम एक सोलो शो हो जाए तो बहुत बेहतर है। और बस ये सारी चीजें, जितना ज्यादा आप अपने आप को दिखाएंगे तो उतना ही वो आगे आने वाले टाइम में फिर आपकी पहचान बनती है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा, जैसे मैंने बताया, अपने काम पे ज्यादा फोकस करना है पहले, फिर आप जितने मर्जी शो करिए, ये इम्पोर्टेंट है। सर, मैं पूछना चाहूंगा, अभी जी सर। इसी में से एक प्रश्न निकल के आ रहा है कि आपने कहा कि शोज कीजिए और जितने भी कर पाते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि हम शोज करें किसके साथ? क्योंकि इतनी ज्यादा आजकल लोग क्यूरेटर हैं, सब कुछ हैं, और अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं, और बाद में आर्टिस्ट जो है वो चीट फील करता है बेसिकली, क्योंकि पैसा तो लगा शो करने में, लेकिन वो चीट भी। तो इसका पीछे क्या हम कैसे चुने हम कि हम किसके साथ जुड़े? जी जी जी, नीरज जी बहुत अच्छा सवाल है आपका। और इसका आंसर ये है कि अ, किसी कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन को, किसी आर्ट गैलरी को, या किसी भी जो है क्यूरेटर को जब हम चूज करते हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जैसे आपके पास कहीं ना कहीं से तो इन्फॉर्मेशन आएगी ना आपके पास, या किसी भी कलाकार के पास आती है। वो अगर सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है, आपके ईमेल के थ्रू आ रही है, आपके व्हाट्सएप पे आ रही है, या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आ रही है, तो वो इम्पोर्टेंट है।
तो इसलिए अगर कोई हमारे कोई बिल्कुल जानकार है ना, तो कोई बताता है तो फिर वो किस लेवल पे, तो वो चीज अलग है। तो सबसे पहले काम ये करना चाहिए कि जो उस फील्ड में जानकार है, तो उसके बारे में, उनके बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस है तो जरूर जान लें। अगर कई बार नहीं मिल पाते हैं तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनकी कौन सी वेबसाइट है। हाँ, तो उसकी वेबसाइट पे जाके देखें उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, उनके इंस्टा पर क्या है, उनका सोशल जो हैंडल्स हैं, फेसबुक है या दूसरी एक्टिविटीज हैं, उन्हें सिंपल आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो पिछले कुछ वर्षों के जो क्रियाकलाप हैं, उनके थ्रू हमें पता चल जाता है कि वो किस स्तर पर वो अपने एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो फिर ऑटोमेटिकली वो हम डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ, इन्होंने तो देखो अभी नेशनल लेवल पे एक आर्ट एग्जीबिशन की ये ओपनिंग थी, उसमें ये वाले कुछ गेस्ट थे, इस लेवल के ये आर्टिस्ट थे उसमें, ये उस लेवल पे उन्होंने ये चीज बुलाया था, ये कुछ मीडियाज में भी इनके बारे में ये चीज बात बताई गई थी। ठीक है जी, तो ये धीरे 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 उससे कहीं ना कहीं हम काफी आकलन कर लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उस आधार पर हम अपना निर्णय लें। और उसके बाद देखो, पार्टिसिपेशन करने के लिए तो वो सारा है ओपन, सामने वाले बोलते हैं, वो कुछ भी अपना कर अपनी बातें बोल सकते हैं, है ना, लेकिन कोई आपकी जेब से पैसे नहीं निकाल रहा है ना। तो हम कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं उनसे, है ना, कलाकार हो ही जाते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो ये हमें अपने हिसाब से देखना है। और फिर उस हिसाब से जैसे ठीक लगे फिर आप उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। तो ये कहीं ना कहीं हमें आ जाता है उसमें। फिर भी कहीं दिक्कत है, जो फील्ड में कोई एक्सपर्ट्स हैं, आप जैसे हैं कोई और, हम हैं, या जो पुराने जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। अब जैसे आपकी संस्था है जो मुझे मालूम है पिछले कई वर्षों से काम कर रही है ना, तो स्पीकिंग आर्ट फाउंडेशन है आपकी, और मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे मित्र जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से आप काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ दिखती है। कितने आपने आर्ट एग्जीबिशंस किए हैं, आर्ट कैंप किए हैं, है ना, कितने शोज किए हैं, और अपने कुछ वर्कशॉप्स किए हैं, कलाकारों को पूरे ऑल ओवर इंडिया से जोड़ा है। तो वो चीज दिखती है। उत्सव ऑर्गेनाइजेशन है जो इतने टाइम से एक्टिविटीज कर रहे हैं, हर बार कोई ना कोई चीज कर रहे हैं, ये भी उसी का एक पार्ट है, कैसे कलाकारों को जोड़ना है ना, किस तरह से वर्कशॉप्स एंड ऑल, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि भाई, वो जो चीज दिखती है तो वो हम उस हिसाब से ना चाह के भी हम पार्टिसिपेट फिर करते ही हैं। तो ये सभी को थोड़ा सा एक बार कलाकारों को जरूर देखना चाहिए जी। सर लास्ट क्वेश्चन, आप आपके बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस हम देखते रहते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे। तो अभी लेटेस्ट जो मैंने देखा उसमें ये था कि जरूरी नहीं कि हमारी आर्ट में कमी हो, दर्शकों की नजरों में भी कमी हो सकती है। इसे आप थोड़ा सा बता के हम इस मीटिंग को खत्म करना चाहेंगे। जी 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 जी, ये बहुत अच्छा बताया आपने। एक इंसान था, तो वो जहां पे भी जाता उसे नीला नजर आता, कोई पेंटिंग देखता उसे नीली नजर आती, है ना, क्योंकि पेड़ देख रहा वो भी नीला नजर आ रहा। तो जहां भी जाता नीला नजर, अरे यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ, नीला ही नीला नजर आ रहा है। बाद में पता चला वो चश्मा नीले रंग का पहन रखा था उसने। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यही है कि जब हमने अपनी कलाकृतियां बना दिया, वो सामने वाला आपकी पेंटिंग देख रहा है और वो कह रहा है जी ये नीला रंग अच्छा नहीं लग रहा, वो कह रहा है यार मैंने तो लगाया ही नहीं, अंदर अंदर सोच रहा है, और उसने बहुत डिमोटिवेट कर दिया आर्टिस्ट को। तो हमने ये सोचा ही नहीं कि कोई कमी हमारे आर्ट में थोड़ी ना है, सामने वाले की नजर में भी तो हो सकती है, हमने सोचते ही नहीं है कलाकारों की, है ना। और इम्पोर्टेंट चीज ये है, तो बहुत अच्छा सवाल है आपका, कि हम जरूर इस बात को देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कहीं ना कहीं इस पर उन्हें दिक्कत भी रहती है कि जब भी हम किसी से हम कोई सलाह ले रहे हैं, अपनी कलाकृति के बारे में जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो वो एक्चुअल में उस फील्ड का कितना जानकार है। हम्म। सर चिन्मय साहब हमारे जो है बहुत बड़े अधिकारी, पुलिस ऑफिसर हैं, तो और ये जुड़े हुए हैं, तो वो अपने उस चीज की बात अच्छे से बता पाएंगे, है ना। नीरज शर्मा जी जो है अपना आर्ट में तो हैं, लेकिन फोटोग्राफी बहुत अच्छी है। मैं इनके फोटोग्राफ में कल ज्वाइन करने वाला हूँ, इनकी जो वर्कशॉप है, क्योंकि मुझे पता चला कि देखो ये इतना वो अपना नेशनल लेवल ललित कला अकेडमी के अवार्डी हैं, सब कुछ है। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, बल्कि मैं सभी से इस बहाने कहना भी चाहता हूँ, कल ललित कला अकेडमी इसमें सर इंडिया हैबिटेट सेंटर। सेंटर में इनका वर्कशॉप है, तो आप सभी जरूर ज्वाइन करें। और नीरज जी का
तो बस जो सलाह दे रहा है वो इम्पोर्टेंट है कि और वो उस क्षेत्र में कितना उसे जानकारी है। तो मैं चार चीज में कहता हूँ कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है उस फील्ड में, कितना उसे एक्सपीरियंस है, कितना सक्सेसफुल है, और चौथा कितना पॉजिटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अगर ये चारों बातों पे आप जरूर आकलन करें, और फिर उसके बाद उसकी बात को आप माने ना माने फिर आपका फैसला है। क्योंकि कोई भी आके कुछ ही बोल के चला जाता है। और ये एक एक्सपीरियंस भी हमारे साथ हुआ। हमारे साथ हमारे इंस्टीट्यूट में एक लेडी आई, और उन्होंने किसी ने रेफरेंस दिया था कि जी एक बार आप इनसे मिल लीजिए। तो उन्होंने जो है अपनी कलाकृति के बारे में बात की, दिखाया। मैंने कहा हाँ जी बताइए कि आप पेंटिंग करते हैं। सर मैं बनाती थी, लेकिन मैंने 10 साल हो गए जी छोड़े हुए। मैंने 10 साल क्यों, ऐसा क्यों? कह रहे जी मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, और मुझे एक वो भले कलाकार बोलते थे अपने आप को, और उन्होंने मुझे बहुत डीमोटिवेट कर दिया। ये कोई पेंटिंग होती है, ये कैसे कलर लगा रखे हैं, ये क्या चीज है? और उसके बाद मैंने 10 साल तक जो पेंटिंग नहीं बनाई। तो मैंने कहा दिखाइए जरा वो पेंटिंग कौन सी है। तो उन्होंने पेंटिंग दिखाई मुझे, और फिर बाद में पता था वो पेंटिंग बहुत मुझे बढ़िया लगी, टेक्निकली भी और कलर के हिसाब से, थॉट के हिसाब से भी। मैंने ये तो बहुत कमाल का काम है आपका। बल्कि मैंने अगर मैं मिला होता तो शायद मैं इस चीज को कितना अप्रिशिएट करता, और उस समय शायद खरीद भी लेता मैं इसे, है ना। तो दोनों में विचार। फिर बाद में कौन था वो, तो उन्होंने बताया कि ये इस तरह से कोई सज्जन थे। वो बाद में पता चला ना तो कोई उन्हें क्वालिफिकेशन थी, ना कुछ इस तरह से जानकारी थी, बस वो इसी तरह से कुछ कुछ बोलना जाना करना। तो आप ये बताइए उस 10 साल का जो उस कलाकार की जिंदगी, जो कलाकृति नहीं बताई, उसका जिम्मेवार कौन है? समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जितनी भी मैं बात कह रहा हूँ, लिख रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंसेस के आधार पर है। तो आप सभी के लिए यही मेरे से एक सलाह है कि आप जिससे भी सलाह ले रहे हैं या जिससे भी आप पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो कम से कम आप उन्हें इन चार बातों पे जो मैंने बताया है जरूर उनका आकलन करें, और फिर आप सही या गलत का निर्णय लें। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, एग्जीबिशंस में भी होते हैं, कोई भी आ जाता है, कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। वो अपने आप को ये दिखाना चाहता है कि यार मैं देखो कितना जानकारी रखता हूँ, या कितना, हमें पता नहीं उसके पीछे उसका क्या लालच है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। इंटेंशन क्या ये नहीं पता। तो इसलिए आप बिल्कुल निराश ना हो। अगर आपका काम ओरिजिनल है, आपके दिल से निकाला हुआ है, और आप बिल्कुल मजे से कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। एक ना एक दिन आपका दिन जरूर आएगा, और आप उस लेवल पे जरूर पहुंचेंगे। हर हाल में आप काम करते रहें, ये इम्पोर्टेंट है जी। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से बहुत कुछ डिस्कस हो चुका है। रूपचंद सर ने तो बहुत एक कुछ। हाँ जी चिन्मय सर, सॉरी बस सर। इसी पे ज्वाइन ज्वाइन करते हुए आपकी ऑब्जर्वेशन को कहना चाहूंगा। फैमिली जी पूछ रही थी, तो मतलब जो मेरी मेरी अनुभव है, मेरा अधिकार नहीं है बोलने का, लेकिन आप सर उसी को आपके इस बातों को जोड़ के बोल रहा हूँ जी कि जी सर। बिक्री होती है नहीं होती है, ज्यादा परेशान मत होइए। अपना काम पे करिए, जैसे रूपचंद सर ने कहा कि काम पे फोकस करिए, एक ना एक दिन बिक्री जरूर होगा। दूसरा, थोड़ा देखिए कि हर आदमी हर तरीके का पेंटिंग को पसंद नहीं करता। किसी को एब्स्ट्रैक्ट पसंद है, किसी को लोटस फ्लावर पसंद होंगे, किन्हीं को साधु पसंद होंगे। तो अलग अलग लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, उसी को कनेक्ट करते हैं। तो आपका जो पेंटिंग आप बना रहे हैं, वो हो सकता है कि उसकी ऑडियंस कहीं और हो, तो उन ऑडियंस के पास आपको, व्यूअर्स के पास आपको लेके जाना पड़ेगा। और अपने काम को जो एवेल्युएशन करने का एक बात, जैसे रूपचंद सर ने कहा कि अपने काम को भी थोड़ा इवेलुएट कैसे करें। जब आप किसी भी एग्जीबिशन में जाते हैं, दूसरों के काम देखते हैं, तो वो एक सेल्फ इवेलुएशन धीरे धीरे हो जाती है। शुरू में हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं नहीं मेरा बहुत बढ़िया काम है, वो हर किसी को लगता है। इसमें एक बात कहूंगा, एक उड़ीसा के एक बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, उन साहित्य अकेडमी अवार्डी उन्हें, बहुत बहुत तगड़े साहित्यकार। उन्होंने यंग राइटर्स जो होते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर या लिटरेचर जो लिखते थे, उनको एक सलाह दिया था कि जो स्टोरी लिखते हो, लिखने के बाद, मैं अक्सर बहुत कलाकारों को भी ये बात कहता हूँ, इसीलिए आज कह रहा हूँ कि जो स्टोरी आप लिखते हो उसको अपने बिस्तर के नीचे उसको दबा के रख दो। 6 महीने बाद उसको निकाल के फिर पढ़ना। अगर तुम्हें लगे कि ये स्टोरी, अगर तुम्हें खुद को पसंद आएगी, फिर जाके उसको पब्लिशर के पास भेजना, किसी मैगजीन में छपने के लिए। तुरंत मत भेजना। तो आपको अगर ये अपने अपने आर्ट वर्क आप जो बनाते हैं, वो उसको रख दीजिए, 6 महीने बाद देखिए। अगर आपको खुद लगता है कि नहीं ये एग्जिबिट होने लायक है,
फिर जाके उसको एग्जीबिट करिए, नहीं तो उसको रखिए, क्योंकि हो सकता है आपको अपना ही काम 6 महीने बाद अच्छा ना लगे। ये बहुत आर्टिस्टों के साथ होता है, रूपचंद सर के साथ भी हुआ होगा। तो धीरे बड़ी धीरे अच्छी जैसे बात जर्नी है। बढ़ती जाती है, जी आपके पुराने काम आपको बहुत इमेच्योर लगने लगते हैं। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस को एंजॉय करने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा सेल इत्यादि को एंग्सियस होने की जरूरत नहीं है, वो प्लेटफॉर्म मिल ही जाते हैं धीरे धीरे करके। यही कहना चाह रहा था। जी थैंक यू सर। बहुत बढ़िया विचार है। थैंक यू चिन्मय सर जी। तो इसी के साथ हम अपनी मीटिंग को अब एंड करते हैं। बहुत सारा समय ले लिया हमने रूपचंद सर का। थैंक यू रूपचंद सर, चिन्मय सर, नीरज सर, प्रेरणा, जयश्री, कामनी मैम, त्रिशा, हिमांशी, मोनिका, सपना, मैं सबके नाम नहीं ले पा रही हूँ, तिरुज्योति, चारुल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू Thank सो you, sir. मच। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।